साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 16 है। और यह झारखंड हिंदी सीरीज़ के नाम से प्रैक्टिस सेट चल रही है। ठीक है साथियों, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और अपना फिजिकल भी एकदम मन लगा के करिए, क्योंकि अब आपका फिजिकल बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग अपनी फिजिकल में और भी जोर लगा दीजिए, ठीक है, और तैयारी साथ साथ करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यतिरूप। तो अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो साथियों, अनुरूप का जो विलोम होगा वो होगा प्रतिरूप होगा। ठीक है, प्रतिरूप आपका राइट आंसर होगा। अनुरूप का जो विलोम होता है वो प्रतिरूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो साथियों, आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। कैसे अशुद्ध वाक्य हैं साथियों? देखिए, एक हलवाई ये त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ठीक है, क्योंकि एक हलवाई नहीं होना चाहिए। और एक हलवाइयों की दुकान, यहाँ पे एक के साथ बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो ये भी गलत है। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। देखिए, विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए तथा बी में प्रयुक्त एक हलवाई की दुकान त्रुटिपूर्ण है, जबकि विकल्प सी में एक के साथ बहुवचन हलवाइयों का प्रयोग हो रहा है जो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सी है? अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। तो वर्तनी की दृष्टि से एक इसमें से शब्द जो है वो शुद्ध है, वो कौन सा है? तो आधिकारिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आधिकारिक जो है बिल्कुल सही है। देखिए, आधिकारिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, आधी रात का समय शर्वरी कहते हैं, विभा कहते हैं, या फिर निशा या निशीथ। तो जो आधी रात का समय होता है साथियों उसे हम निशीथ कहते हैं। ठीक है, निशीथ आपका राइट आंसर होगा। आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। शर्वरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शर्वरी और निशा जो हैं वो रात के पर्यायवाची हैं। बाकी आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप है अस्थाली, थालिका, थ्याली, थाली। तो थाली का तत्सम रूप बताना है। तो थाली का जो तत्सम रूप होगा वो अस्थाली होगा। अस्थाली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थाली का तत्सम रूप अस्थाली है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। थाल का तत्सम अस्थाल होगा। ठीक है, थाल का अस्थाल होगा और थाली का जो तत्सम रूप होगा वो अस्थाली होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो आपको बताना है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद आपका राइट आंसर होगा। जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची है जलद। बाकी राजीव हुए, कुवलय हुआ और अंबुज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। जलद बादल का पर्यायवाची है, जबकि अन्य तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? चावल का अभाव चिंतनीय है चिंतनीय, चावल अभाव। तो किस शब्द में अशुद्धि है ये बताना है। तो चिंतनीय जो है इसमें अशुद्धि है, क्योंकि साथियों जो चिंतनीय शुद्ध होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, चिंतनीय। ठीक है, बड़ी की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तब जाके चिंतनीय इस तरीके से लिखा जाएगा।
तो चिंतनीय जो है वो अशुद्ध है, ठीक है। चावल का अभाव चिंतनीय है। इस वाक्य के चिंतनीय शब्द में अशुद्धि है, क्योंकि शुद्ध शब्द चिंतनीय इस तरीके से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, लाभ के स्थान पर हानि, घर की वस्तु को महत्व देना, घर की वस्तु को तुच्छ समझना, अत्यधिक कंजूस। तो क्या होता है घर की मुर्गी दाल बराबर? तो घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी को कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। माने घर की वस्तु को तुच्छ समझ रहा है व्यक्ति। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह उसके बाद डेडस का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, सामान्य, गर्व, अपेक्षित, उपेक्षित, दुर्भाग्य। तो यह डेडस के स्थान पे क्या भरा जाएगा? जो सबसे उपयुक्त शब्द है उसका चयन करना है। तो जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो है गर्व। यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, ठीक है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बी में उल्लिखित शब्द गर्व होगा, अतः शुद्ध पूर्ण वाक्य होगा यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। अगला प्रश्न है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या फिर क्रिया। तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो साथियों, काम करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में वह कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है इन विकल्पों के अनुसार, ठीक है। तो मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। तो कौन सी भाषा है जो इसमें शामिल नहीं है? तो साथियों, भोजपुरी आपका राइट आंसर होगा। भोजपुरी जो है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों भाषाएं शामिल हैं 22 भाषाओं में। तो आइए हम 22 भाषाओं के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं निम्न हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। असम आती है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी हुआ, कन्नड़ हुआ, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें भोजपुरी का कहीं नाम आया नहीं आया इन 22 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वधधन उत्सव, वधधन उत्सव, वधूधन उत्सव, वधोधन उत्सव। तो वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो साथियों, वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव आपका राइट आंसर होगा। ये होगा वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप, यही होगा, ठीक है। देखिए, वधोत्सव का संधि विच्छेद जो होता है वधूधन उत्सव होता है। ऊ, बड़ा ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, अतः यह दीर्घ संधि का शब्द है। किसका? दीर्घ संधि का शब्द है, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद कोई हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाते हैं। जैसे अन्ना भाव, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अन्न धन अभाव हो जाएगा। यहाँ पे अ मिलके बड़ा आ बन जाएगा तो अन्ना भाव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बड़ा छोटा मिलके बड़ा आ बन गया, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो आपको चरण स्थान आना चाहिए साथियों। तो क जो है छ, झ, च, तालव्य वर्ण नहीं है इसमें से, वो बताना है। तो क जो है वो तालव्य नहीं है, ठीक है। क जो है कंठ के अंतर्गत आता है। क वर्ग जो है वो कंठ के अंतर्गत आता है। अ, क, ख, ग, घ, अंगा, अ।
ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क आपका राइट आंसर होगा। क वर्ण तालव्य नहीं है, यह कंठ के अंतर्गत आता है। क अल्पप्राण वर्ण भी है। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में क वर्ण कंठ वर्ण तथा च वर्ग तालव्य वर्ण होते हैं, ठीक है। तो चरण स्थान आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो विकल्प देखिए, य, छ, त्र, ज्ञ, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है, जिसमें से 3 आपको इस विकल्प में मिल जाएंगे और चौथा नहीं है। तो कौन सा नहीं है वही बताना है। तो यह जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, ज्ञ और स्र, एक और जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन वो स्र है, ठीक है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए, छ जो होता है वो आधा क और खटकोण वाले ख से मिलकर बनता है। त्र जो है आधा त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ आधा ज ध्वनि या से मिलकर बनता है, तब जाके संयुक्त व्यंजन में होते हैं। जबकि यह जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? तो गाय जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें से जातिवाचक संज्ञा एक प्रकार है। तो जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें समस्त जाति का बोध होता है, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो गाय में सारी गाय आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समस्त गायों का बोध हो रहा है, तो गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं गाय का पर्सनल कोई नाम रख देता हूँ, जिसे कह सकते हो कुछ भी नाम रख दो, अक्सर लोग रखते हैं गाँव में नाम गाय का, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं गाय कहूँ, मनुष्य कहूँ, जाति कहूँ, तो ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो होती है जैसे संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों एवं कार्यों के नाम, भाई, मंत्री, माली, जुलाहा, ठग इत्यादि, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों के नाम, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम, गाय, मोर, घोड़ा, तोता, बुलबुल इत्यादि, ठीक है। और वस्तुओं के नाम, घड़ी, पुस्तक, चारपाई, कुर्सी इत्यादि। ये सब का नाम अगर आता है तो क्या है? ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं इन्हीं सब का, जैसे घड़ी में किसी एक घड़ी का नाम न करूँ, सोनाटा घड़ी, अगर सोनाटा घड़ी कह दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणी, हरिणी, हिरणी या हिरिणी? तो बताइए कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? तो साथियों, हरिण का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो हरिणी होगा, ठीक है। हरिणी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो साथियों, सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं हम आपको बताते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, और एक होता है निजवाचक सर्वनाम, बिल्कुल सही है, और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये भी बिल्कुल सही है, और एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो गुणवाचक सर्वनाम आपका नहीं आया, तो इसमें से सर्वनाम का भेद नहीं है, वो गुणवाचक है, ठीक है। ये गुणवाचक आपका सर्वनाम का भेद नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा गुणवाचक, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। नहीं और हाँ का आपको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और परीक्षा में आप हमेशा जल्दबाजी में गलत करके आते हैं कि सर्वनाम का भेद कौन सा है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, टिक मार के चले आए, तो कभी कभी गलत हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम के भेद थे। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह जो है वो संज्ञा है, संकेतवाचक विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है?
तो यह क्या है? तो साथियों यह जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, रेखांकित पद जो है यह संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण जिसे कहते हैं वो है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, या फिर कह सकते हो कि इसमें से वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है ये बताना है। बताइए। तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर होगा। आइए आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। राम श्याम की किताब पढ़ता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। वस्तुतः सकर्मक क्रिया बिना कर्म के संपन्न नहीं हो सकती है। सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं वो एक कर्मक और द्विकर्मक होता है। एक कर्मक जैसे राम एक कर्मक के अंतर्गत आएगा, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है, ये क्या है? एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत। और द्विकर्मक के अंतर्गत राम ने श्याम को खाना खिलाया। ठीक है, ये द्विकर्मक के अंतर्गत आएगा। और साथियों सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का जो तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्रिया में अगर क्या का प्रश्न लगाएंगे, ठीक है, क्रिया में आप क्या का प्रश्न लगाते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक होगा, उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? जो सो से है और के द्वारा है, ये किस कारक का परसर्ग है साथियों? अपादान का है, करण का है, संप्रदान का है, या फिर अधिकरण का है? तो साथियों से के द्वारा जो है वो करण कारक का परसर्ग है। ठीक है, करण कारक का परसर्ग है से के द्वारा। जबकि अगर अपादान की मैं बात करूं तो अपादान का जो है वो से है, लेकिन कहाँ यूज होता है? वो अलगाव के अर्थ में यूज होता है से। और अगर संप्रदान कारक की मैं बात करूं तो संप्रदान कारक का जो परसर्ग है वो को है और के लिए है। ठीक है, को है और के लिए है। और अधिकरण कारक की मैं बात करूं, अधिकरण कारक की, तो इसका जो परसर्ग है वो है में और पर या पे। ठीक है, मेज पर, छत में, छत पर, ये सब क्या है? अधिकरण कारक के परसर्ग हैं। ठीक है, इन्हीं से पहचान किया जाता है कि कौन सा कारक है। और साथियों कारक की जो संख्या होती है वो 8 होती है। देखिए, करण कारक का परसर्ग जो है वो से के द्वारा है, जबकि अपादान कारक का से अलगाव का अर्थ में, संप्रदान कारक का को के लिए, और अधिकरण कारक का में और पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आग शब्द का तत्सम है क्या है? अग्नि है, अग्नि है, अग्नि या अगिन। तो आग शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो अग्नि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अग्नि जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे के अन्य महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या हैं? जैसे कि अनल हुआ, अनल, पावक, कृषाणु और धूमकेतु, धूमकेतु हुआ। ठीक है, आदि। आदि क्या होते हैं? आग के पर्यायवाची हैं। जो अगिन साथियों, ये अगिन शब्द है ना, ये देशज शब्द है। ठीक है, कैसा है? देशज शब्द है अगिन। देखिए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आग का तत्सम रूप अग्नि है। आग के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु आदि। अगिन जो है वो देशज शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द कौन है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। तो योग रूढ़ शब्द कौन है? योग रूढ़ शब्द कहते किसे कहते हैं? तो साथियों जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं दशानन, दशानन हुआ, पीताम्बर हुआ, वीणावादिनी हुआ, ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। तो यहाँ पे दशानन आपका राइट आंसर होगा, ये योग रूढ़ शब्द है।
अब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन मैंने बताया, पीताम्बर बताया, वीणावादनी आदि। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द ये होते हैं। अगला प्रश्न है, अरण्य का अर्थ है कानन, सर्प, युवावस्था, पृथ्वी। अरण्य का अर्थ बताना है तो अरण्य का जो अर्थ होता है वो कानन होता है। ठीक है, कानन आपका राइट आंसर होगा। कानन हुआ या फिर कह सकते हो जंगल। ठीक है, कानन हुआ या फिर जंगल भी कह सकते हैं। वन के लिए भी अरण्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अरण्य का जो अर्थ होगा वो कानन होगा। ठीक है, कानन आपका राइट आंसर होगा। अरण्य का जो अर्थ होता है वो कानन या जंगल होता है। वन के लिए भी अरण्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ का अर्थ है जमीन, कारण, मूर्ख, मूला, करण, मूर्ख, मूल, कारण, मूर्ख, मूल, कारण, बुद्धिमान। तो जड़ का जो अर्थ होता है वो मूल तो समझ में आता है, जड़ माने कारण भी समझ में आता है और मूर्ख भी समझ में आता है। तो जड़ का जो अर्थ होगा वो मूल, कारण और मूर्ख होगा। ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूल, कारण, मूर्ख, अनभिज्ञ, अचेतन, बहरा इत्यादि जड़ के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निस, निस, नी, नी। तो निसंकोच शब्द में प्रयुक्त जो संस्कृत उपसर्ग है वो आपका निस होगा। ठीक है, निस आपका राइट आंसर होगा। अब उपसर्ग कहते किसे कहते हैं वो जान लीजिए। उपसर्ग उन शब्दांशों का नाम है साथियों जो क्रिया या कृदंत शब्दों के पूर्व जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही कहलाते हैं उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग हैं वो प्र है, परा, अप, सम, अन, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, आड़, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, निस उपसर्ग के संयोग से निर्मित शब्द निस्तेज, निस्संदेह, निसंकोच आदि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या फिर क्रिया के साथ। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं। क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बहुत है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। अन, आई, आग, आवट, उक, वा इत्यादि। ठीक है, तो जो कृत प्रत्ययों की संख्या तो बहुत है लेकिन जो कुछ हैं वो इस प्रकार हैं, आपको हमने बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब संधि 3 प्रकार की होती है, इनमें से कौन सा है जो एक प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो अनुस्वार संधि आपका राइट आंसर होगा। अनुस्वार जो है वो संधि का प्रकार नहीं है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं और स्वर संधि जो होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुरात्मा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? दु धन आत्मा, दुह धन आत्मा, दु धन आत्मा, दुर धन आत्मा। तो दुरात्मा का संधि विच्छेद बताना है तो साथियों दु धन आत्मा। ठीक है, दु धन आत्मा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। दुरात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो दु धन आत्मा होगा। दुष्परिणाम का संधि विच्छेद दु धन परिणाम होगा। देहांत का संधि विच्छेद देह धन अंत तथा दुर्घटना का संधि विच्छेद दु धन घटना होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो गुरु रूपी देव, ठीक है, गुरुदेव अगर मैं विग्रह करूं तो गुरु रूपी देव होगा, माने आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो गुरुदेव जो है वो कर्मधारय समास है, गुरुदेव में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह करेंगे तो गुरु रूपी देव होगा। अगला प्रश्न है, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतवाचक। तो शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो साथियों संदेहार्थक वाक्य है, ठीक है, क्योंकि शायद पिताजी आ जाएं यह बिल्कुल संदेहार्थक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी संदेह प्रकट हो वहाँ पे संदेहार्थक वाक्य हो जाता है, क्योंकि शायद पिताजी आ जाएं तो यहाँ पे संदेह है कि पिताजी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है। शायद पिताजी आ जाएं यह संदेहार्थक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अच्छण, अक्षुण्य, अक्षुण्य और अक्षुण्ण क्या होगा? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि अक्षुण्ण लिखा कैसे जाएगा। तो साथियों इस तरीके से देखिए, अक्षुण्य आधा ण फिर पूरा ण, अक्षुण्य इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। विकल्प सी में प्रस्तुत वर्तनी अक्षुण्य शुद्ध है, शेष विकल्प में प्रस्तुत शब्द जो है वो अशुद्ध है। देखिए अगला प्रश्न है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। इन य र ल व में से आपको बैठाना है कि कौन सा एकदम सही बैठेगा। तो आइए बैठाने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, उसके बाद इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग उनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और उन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही सेंटेंस बैठा। तो अब देखिए वही कूट भाषा में आपको आंसर करना है, तो चलिए करते हैं। दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, मैंने वह ले लिया, फिर वह पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर यह लिया, फिर ल ले लिया, ठीक है। तो व र य ल ये ले लिया, तो आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या लिया था, व लिया था, फिर र लिया था, फिर य लिया था, फिर ल लिया था, व र य ल, व र य ल, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए वाक्य का उचित क्रम इस प्रकार है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नव रसों में किसको रसराज कहा गया है? वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या फिर रौद्र रस को? तो नव रसों में किस रस को रसराज कहा गया है? तो साथियों श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। रस का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आनंद होता है, ठीक है, आनंद। रस एक प्रकार की अनुभूति है जो सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों वाली हो सकती है। साथियों श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है, ठीक है, श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है। अगर इसकी अस्थाई भाव की बात करें, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है, ठीक है। रति, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है, और रति नामक अस्थाई भाव के कारण मन में उत्पन्न अनुभूति को हम श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद या निचोड़ होता है। रस एक प्रकार की अनुभूति है जो सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों वाली हो सकती है। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा माना जाता है। इसका अस्थाई भाव रति है। रति नामक अस्थाई भाव के कारण मन में उत्पन्न अनुभूति को श्रृंगार कहते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो कौन सा शब्द अलंकार है? तो साथियों यमक जो है आपका शब्द अलंकार है। अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, आप जान लीजिए, ठीक है। कौन कौन से? एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, एक उभय अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार के 3 भेद हुए, जिसमें से अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक एवं श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार के वर्ग में रखा गया है। देखिए, अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक एवं श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार के वर्ग में, जबकि रूपक, उत्प्रेक्षा तथा उपमा को अलंकारों को अर्थालंकार के वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, सर्वनाक का विलोम है। सर्वनाक का विलोम है, बताइए क्या होगा? अपमानजनक, सम्मानपूर्ण, संतोषजनक या फिर ससम्मान। तो सर्वनाक का जो विलोम होगा साथियों वो होगा सम्मानपूर्ण। ठीक है, सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होगा। ठीक है। दृघ किसका पर्यायवाची है? अश्व, आकाश, अमृत, आँख। तो दृघ जो है किसका पर्यायवाची है? तो साथियों दृघ जो है वो आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, दृघ, लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र इत्यादि जो है वो आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। और जो अश्व होता है, अश्व जिसे हम घोड़ा भी कहते हैं, अश्व के जो पर्यायवाची होते हैं वो घोटक, तुरंग, घोड़ा, सैंधव है इत्यादि होता है। और आकाश, आकाश को होता है अंबर, खगोल, तारापथ, अभ्र। ठीक है। और अमृत के सुधा, पीयूष, अमीर, अमी, सोम, सुरभोग, ये सब क्या हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। देखिए, दृघ, लोचन, चक्षु, नयन, नेत्र इत्यादि आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची हैं, जैसे अश्व की बात करें तो घोटक, तुरंग, घोड़ा, सैंधव है होता है। ठीक है। आकाश, अभ्र, तारापथ, शून्य, अंबर, खगोल इत्यादि। और अमृत का अमी, सोम, सुरभोग, अमी और पीयूष, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बताइए। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो साथियों यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन डबल हो चुका है। तो आप लोग पिछले में हमने आपको बताया है, इसी वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है, तो तभी हम आपको आंसर बता देते हैं। सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, आपको विशेष्य बताना है। तो साथियों वाक्य में जो विद्यार्थी है वो विशेष्य है। ठीक है, विद्यार्थी जो है वो विशेष्य है, और जो अच्छा है ये आपका विशेषण है, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी अच्छा है। तो ठीक है, अच्छा आपका विशेषण है और विद्यार्थी आपका विशेष्य है। वाक्य में विद्यार्थी विशेष्य तथा अच्छा विशेषण है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, इ, उ, अं, अह। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण, साथियों अंग और अह जो हैं वो अयोगवाह वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। समझ में आई बात? अयोगवाह वर्ण कहते किसे कहते हैं? तो जिनकी गणना न तो स्वर में हो और न व्यंजन में हो उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अंग, अह अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अह को विसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह, बाहों, बाजू या फिर बाहें। तो बाह का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा? तो बाह का जो बहुवचन होगा साथियों वो होगा बाहें। ठीक है, बाहें आपका राइट आंसर होगा।
बाह का सामान्य बहुवचन बाहें है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत के स्वर अ के स्थान पर ए करने से बनता है। ठीक है, तो बाहें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या इसमें से कोई नहीं है। तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा साथियों, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान रहते हैं। निजवाचक जो सर्वनाम शब्द हैं वो आप हुआ, अपने हुआ, अपने आप हुआ, आप ही हुआ, स्वयं हुआ, खुद हुआ, ये सब सारे जो शब्द मिलेंगे वो आपको निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान रहते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं जैसे आप हुआ, अपने आप ही, स्वयं और खुद, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। इन शब्दों से पहचाना जा सकता है कि निजवाचक सर्वनाम है। संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो साथियों संभवतः वह लिखता हो, यहाँ पे संभाव्य वर्तमान होगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। संभवतः वह लिखता हो वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है। ठीक है, वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि तथा सामान्य वर्तमान काल में कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। ठीक है, और काल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। वाच्य बताना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाववाच्य है। क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो यहाँ पे भाव ही तो दिखा रहा है, मुझसे उठा नहीं जाता भाई, तो यहाँ पे भाव दिखा रहा है, तो क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, गेह शब्द का पर्यायवाची है गृह, गर्दभ, व्योम, गाय। गेह शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो साथियों गेह शब्द का जो पर्यायवाची है वो होगा गृह। ठीक है, गृह आपका राइट आंसर होगा। और भी पर्यायवाची शब्द हैं, वो हैं गेह के पर्यायवाची घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम तथा गृह हैं। जबकि गर्दभ गदहा का तथा व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, करुण का विलोम क्या होगा, दयालु होगा, निर्दय होगा, दयावान होगा या निष्ठुर होगा? तो जो करुण का विलोम होगा वो होगा निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुर आपका राइट आंसर होगा। दयालु एवं दयावान शब्द का एक ही अर्थ है। ठीक है, दयालु और दयावान ये दोनों जो हैं शब्द का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम क्या होगा, सदय। इस निर्दय का जो विलोम होगा वो सदय होगा। ठीक है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए जिसका खंडन न हो सके, जो घोर या भीषण न हो, जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके, जो तर्क से सिद्ध न हो सके। तो अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है। तो अकथनीय माने जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, उसे हम अकथनीय कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ठीक है, तो गद्यांश को चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी।
किंतु टांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्घी या टांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक, यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त टांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। टांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन टांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जांगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र है, बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो ये आपका पूरा गद्यांश था। अब गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया। तो साथियों, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। यही प्रभाव आया कि हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति। ठीक है, तो यहीं से आपको वो आंसर मिलता है। गद्यांश को आप लोग जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आप लोग दे लेंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। कशीदाकारी युक्त वस्त्र, कलमकारी युक्त वस्त्र, बुनाई वाले वस्त्र या चमकीले वस्त्र। तो अभी आपने पढ़ा कशीदाकारी युक्त वस्त्र के रूप में सजाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, घोड़ों के पैरों को कशीदाकारी युक्त वस्त्र में सजाया जाता है और पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। तो जब ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे आंसर कर ले जाएंगे। टांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। अभी आपने पढ़ा टांगा भारी और बड़ा वाहन, भारी और हल्का वाहन, छोटा और भारी वाहन। जो टांगा होता है साथियों, भारी और बड़ा वाहन, ठीक है, इसीलिए इक्के से वो अलग होता है। तो भारी और बड़ा वाहन के रूप में इक्के से अलग वाहन है। ठीक है, टांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क के पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक रहन सहन, आर्थिक स्थिति और मूलभूत आवश्यकता। तो आपने पढ़ा होगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवहन के साधन का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, परिवहन के साधन का इस्तेमाल वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में आप कितना कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो भी अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकें कि अभी तक हमारी तैयारी कितनी हो पाई है और हम कौन से टॉपिक में कितने मजबूत हैं। ये सारी जानकारी उनको मिल सकती है और अपने आप को और भी वो मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।